हेलो एवरीवन। मेरा नाम अतीबा है और हम लोग बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस के एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। हम लोग ने एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए थे पिछले सेशन में। इस सेशन में वी विल ट्राई टू सॉल्व वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 1, how is copy number of the plasmid vector related to yield of the recombinant protein? क्वेश्चन कह रहा है कि कैसे कॉपी नंबर प्लाज्मिड का डिपेंड करेगा यील्ड ऑफ द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। तो बहुत आसान सी बात है कि प्लाज्मिड प्लाज्मिड में कॉपी नंबर होता है। कॉपी नंबर का मतलब होता है कि प्लाज्मिड कितनी बार रेप्लिकेट करेगा। मान लेते हैं कि प्लाज्मिड 100 बार रेप्लिकेट करेगा, तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोटीन है, एक प्लाज्मिड में हमने आरडीएनए को लाइगेट करा हुआ है। अब ये प्लाज्मिड का कॉपी नंबर है 100। ओके, तो जब ये रेप्लिकेट करेगा तो अपने जैसा 100 कॉपीज बनाएगा, जिसमें से जब हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें केवल 100 कॉपीज ऑफ आरडीएनए मिलेगा। दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो बाय दिस मेथड प्लाज्मिड वेक्टर इज रिलेटेड टू यील्ड ऑफ द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। जितना ज्यादा प्लाज्मिड के पास कॉपी नंबर होगा, जितना ज्यादा वो डिवाइड करेगा, जितना ज्यादा वो मल्टीप्लाई करेगा, इट will be directly proportional to the yield of the recombinant DNA that we would get. Okay. Question 2. Would you choose an exonuclease while producing a recombinant DNA molecule? हम लोगों को एक recombinant DNA molecule बनाना है और they are asking us कि if we would choose an exonuclease while producing a recombinant DNA, what is the function of exonuclease? पहले तो हमको यही पता होना चाहिए कि how exonuclease is actually working. So exonuclease acts on the sides, acts on the exterior sides of the DNA. It is going to remove the ends of the DNA. मतलब कि जो हमारा डीएनए है, exonuclease is going to act right on the end और वहां से वो उसको डीएनए के फ्रैगमेंट्स को तोड़ेगा। तो would you choose an exonuclease while producing a recombinant DNA molecule? तो क्या हम लोगों को एक एक न्यूक्लियोटाइड अलग करने की जरूरत है रिकॉम्बिनेंट डीएनए में? ऑब्वियसली वी डू नॉट नीड दैट। वी नीड कि हमें एक स्पेसिफिक पोर्शन मिल जाए, एक ऐसा पोर्शन जिससे कि हम लोग एक प्रोटीन का प्रोडक्शन कर सकें। मान लेते हैं कि हमको इंसुलिन का प्रोडक्शन करना है, तो वी वांट अ जीन विच इज कोडिंग फॉर इंसुलिन, विच इज कोडिंग फॉर इंसुलिन प्रोटीन, जिसमें कि ए और सी के जीन्स हों। और जब ये ए और सी का जीन हम लोग एक डीएनए से एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर उसके बाद उसको प्लाज्मिड के साथ अटैच करेंगे और जब वो रेप्लिकेट करेगा तो हमें ए और सी प्रोटीन्स मिल जाएंगे, जिससे कि इंसुलिन बन जाएगा। तो वी एक्चुअली वांट अ पोर्शन ऑफ डीएनए एंड नॉट कि एक डीएनए को उसके साइड से तोड़ दिया जाए। दैट इज जस्ट एन एक्टिविटी जो कि एक एक्सोन्यूक्लियस की होती है कि वो साइड साइड से डीएनए को हटा देता है एंड दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। So the answer for this is no. We do not need an exonuclease. And if they ask that what do we need endonucleases. Okay, we need endonucleases because they will act on a specific portion. They will act on a palindromic sequence और वो जो हमको हेल्प करेगा एक नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए के प्रोडक्शन में। क्वेश्चन 3, what does H in T and third refer to in the enzyme Hind third? So H is referring to the genus. H is referring to the genus and T refers to
the strain type. And third refers to the sequence in which it is extracted. Sequence in which the enzyme was extracted. Okay. So H represents the genus, T represents the strain type, and third represents the sequence in which the this this enzyme was extracted. Sequence in the sense means कि किस sequence में पहले first HIND1 extract करा गया होगा, फिर second, फिर third. So that denotes the sequence in which this enzyme was extracted. Question 4. Restriction enzymes should not have more than one site of action in the cloning site of a vector. Comment. Obviously, अगर restriction enzyme का cloning site बहुत ज्यादा होगा, तो एक प्लाज्मिड था और उस पे एक, दो और तीन साइट्स थे जहां पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्ट कर सकता है. तो इससे ड्रॉबैक क्या आएगा? इसका सबसे मेजर ड्रॉबैक ये है कि तीन अलग अलग फ्रैगमेंट्स निकल कर आ जाएंगे, और जब ये तीन अलग अलग फ्रैगमेंट्स निकल कर आएंगे तो जो प्रोसेस है वो बहुत कम्बरसम हो जाएगा, कि अब इसमें काम बहुत करना पड़ेगा कि इसका और इसका सबका साइट अलग होगा. अब ये वाला पोर्शन अगर इसके साथ बाइंड कर जाए या किसी और के साथ बाइंड कर जाए या किसी और डीएनए के साथ बाइंड कर जाए तो जेनेटिक चेंजेस हो जाएंगे और इसको डील करना भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगा. इसीलिए वी नीड कि एक प्लाज्मिड में केवल एक ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का साइट हो, ताकि जब एक साइट होगा तो जब हम लोग बाहर से रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डालेंगे, ह्यूमन डीएनए या और कोई डीएनए, एक्सट्रैक्टेड डीएनए, जब हम लोग उस प्लाज्मिड में डालेंगे तो देयर वुड बी ओनली वन सिंगल साइट जिससे जाकर वो प्लाज्मिड वो डीएनए अटैच करेगा, जो कि स्टिकी एंड के तरीके होगा. स्टिकी एंड एक दूसरे के साथ हाइड्रोफिलिक बॉन्ड्स बनाएंगे और वो अटैच हो जाएंगे और एक कंप्लीट प्लाज्मिड बन जाएगा. अगर तीन या दो या उससे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हो गए तो बहुत छोटे 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 बहुत सारे फ्रैगमेंट्स बनेंगे. अब डीएनए कहाँ जाकर बाइंड करेगा ये हमें नहीं पता चलेगा और उसको लाइगेट करने में भी प्रॉब्लम आएगी. तो इसीलिए बोलते हैं कि इट इज प्रेफरेबल कि जो हम लोग प्लाज्मिड चूज कर रहे हैं इट शुड हैव ओनली वन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट. So restriction enzyme should not have more than one site of action in the cloning site of vector. Comment. Okay. Question 5. What does competent refer to in competent cells used in transformation experiment? They are trying to say कि competent का मतलब क्या होता है? Competent का मतलब होता है एक capability सेल की, ताकि वो बैक्टीरिया सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया है उसके सेल वॉल की कैपेबिलिटी कि वो किस तरीके से डीएनए फ्रैगमेंट्स को अपने अंदर ले ले रहा है. ठीक. जो एक बैक्टीरिया होता है उसके सेल वॉल्स में कुछ पोर्स क्रिएट करे जाते हैं बाय बाइवेलेंट कैटायन लाइक कैल्शियम, एंड बाय दिस प्रोसेस छोटे छोटे पोर्स क्रिएट करे गए बैक्टीरिया के सेल वॉल में. अब जब हम लोगों को एक डीएनए को इसके अंदर डालना होगा तो क्योंकि बैक्टीरिया में ऑलरेडी पोर्स प्रेजेंट हैं तो डीएनए फ्रैगमेंट्स जो कि बाहर प्रेजेंट होंगे वो इन पोर्स के थ्रू बहुत इजीली अंदर चले जाएंगे. एंड दिस इज नोन एज कॉम्पिटेंसी, कि जो बैक्टीरिया का वॉल था वो कॉम्पिटेंट है डीएनए फ्रैगमेंट्स को अपने अंदर लेने के लिए. ठीक. अगर इसे लैंग्वेज में लिखेंगे तो competent cell refers to the capability of the cell wall of the bacteria, okay, cell wall of the bacteria to uptake hydrophilic DNA fragments when they are
treated with bivalent cations like calcium. Okay. Question 6. What is the significance of adding proteases at the time of isolation of genetic material? जब हम लोग एक सेल से जेनेटिक मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हम बहुत सारे एंजाइम्स यूज करते हैं, जैसे कि लाइसोजाइम हो गया, जैसे कि जैसे कि राइबोन्यूक्लियोसिस हो गए, प्रोटीएसेस प्रोटीएसेस भी यूज करे जाते हैं while extracting DNA from the cell. अब प्रोटीएसेस का काम क्या है? प्रोटीएसेस, जैसा कि प्रोटीएसेस का मतलब प्रोटीन डिग्रेडिंग एंजाइम या प्रोटीन लाइसिंग एंजाइम. And what is the significance? These proteases ensure the isolation of DNA without contamination with the protein. जो कि प्रोटीन का कंटामिनेशन, जैसे कि बहुत सारा प्रोटीन बनता रहता है एक सेल के अंदर, तो कभी कभी हो सकता है कि इस डीएनए के ऊपर कुछ प्रोटीन पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हो, या फिर कोई ट्रांसलेशन का प्रोसेस चल रहा हो, प्रोटीन पार्टिकल प्रेजेंट हो उसके ऊपर, तो दैट विल हिंडर कि वो दिक्कत लाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन में. इस वजह से प्रोटीएजेस यूज करते हैं. प्रोटीएजेस यूज करने से जो डीएनए फ्रैगमेंट के ऊपर अगर कोई प्रोटीन प्रेजेंट है तो इट इज लाइस्ड, और जब ये लाइस हो जाएगा तो हमें नॉर्मल डीएनए या फ्री डीएनए मिल जाएगा. ओके, तो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ यूजिंग प्रोटीएज. क्वेश्चन 7. While doing PCR, denaturation step is missed. What will be the effect on the process? PCR जब हम लोग कर रहे हैं तो उसमें डीनेचुरेशन स्टेप मिस कर दिया हमने, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? सबसे पहले तो पीसीआर के स्टेप्स क्या होते हैं? डीनेचुरेशन, एनीलिंग और रेप्लिकेशन. डीनेचुरेशन फर्स्ट स्टेप होता है. बाय डीनेचुरेशन हम लोग डीएनए फ्रैगमेंट्स जो कि डबल स्ट्रैंडेड है उनको सिंगल स्ट्रैंडेड कर देते हैं. और ऐसा किस लिए करते हैं? ताकि एनीलिंग में जो प्राइमर्स हों वो इस पर एक्ट कर सकें. जब प्राइमर्स एक्ट करेंगे तो एक नया डीएनए बन के तैयार हो जाएगा, और जब ये डीएनए बन के तैयार हो जाएगा तो आगे रेप्लिकेशन साइकिल चलेगी और इसके क्लोन्स बन जाएंगे. तो ये बोल रहे हैं कि पीसीआर के प्रोसेस में डीनेचुरेशन स्टेप को मिस कर दिया, तो व्हाट विल बी द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये होगी कि जब जब डीएनए डीनेचर ही नहीं हुआ, मतलब कि वो डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में ही रह गया, तो फिर उसमें एनीलिंग नहीं हो पाएगी, मतलब कि परफॉर्म प्राइमर्स उस पर आकर एक्ट नहीं कर पाएंगे, उसके साथ बाइंड नहीं कर पाएंगे, तो ये डीएनए वैसे का वैसा ही रह जाएगा. ठीक, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे और ये किसी भी मतलब बायोलॉजिकली जैसा भी हो बट हमारे यूज का नहीं रहेगा. तो इफ denaturation step is missed, then DNA strands will not separate. अब जब ये सेपरेट नहीं हो पाएंगे तो annealing with primers will not be possible. Okay? प्राइमर्स के साथ उनकी एनीलिंग ही नहीं हो पाएगी, और जब एनीलिंग नहीं हो पाएगी तो आगे का रेप्लिकेशन साइकिल ही नहीं चलेगा. एंड दिस प्रोसेस ऑफ डीएनए, दिस प्रोसेस ऑफ पीसीआर विल नॉट बी फ्रूटफुल, किसी काम का नहीं रहेगा. क्वेश्चन 8. Name a recombinant vaccine that is currently being used in the vaccination program. कौन सी ऐसी वैक्सीन मेनली जो आजकल वैक्सीन यूज हो रही हैं दैट इज बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए, एंड वन ऑफ देम इज हेपेटाइटिस पी वैक्सीन, जिसको हम लोग हेपी वैक्सीन के नाम से भी जानते हैं. क्वेश्चन 9. Do biomolecules, DNA, protein exhibit biological activity in anhydrous condition? क्या बायोमोलिक्यूल्स जो जैसे कि डीएनए हो गया,
प्रोटीन हो गया, ये सब एक्ट करते हैं एनहाइड्रस कंडीशन में। एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब विदाउट वाटर। एन मतलब एन विदाउट, एंड हाइड्रस मतलब H2O, तो विदाउट वाटर। तो प्रोटीन्स और जो और एंजाइम्स हैं या फिर और जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो डू दे फंक्शन इन एनहाइड्रस कंडीशन? नॉट एट ऑल, क्योंकि सेल इज मेड ऑफ 90% ऑफ वाटर। सेल का कॉम्पोजिशन जो है वो सबसे ज्यादा वाटर का ही है। अगर थोड़ा सा भी डिहाइड्रेशन होता है, थोड़ा सा भी, तो सेल्स डेसिकेट कर जाते हैं, और सेल्स का लाइसिस होने लगता है, वो डेसिकेट करने लगते हैं जैसे उनके अंदर से पानी निकलता है। इसीलिए जैसे ही डिहाइड्रेशन होना स्टार्ट होता है, तो वी हैव टू एक्ट एज फास्ट एज पॉसिबल कि डिहाइड्रेशन ना होने पाए, क्योंकि बॉडी को प्रॉब्लम होगी। बॉडी का सारा जो वाटर है वो फिर एक सेंट्रल पाइप, सेंट्रल में शिफ्ट होगा और बाकी पेरीफेरी में वाटर वाटर को खींच लिया जाएगा। एंड इफ दिस कंडीशन परसिस्ट कि ये बहुत देर तक हम लोग पानी नहीं पी रहे हैं या बहुत देर तक डिहाइड्रेशन है, तो बाकी जो ऑर्गन से काम करना बंद कर देंगे और कुछ देर के बाद दिमाग काम करना बंद कर देगा, फिर कोमा हो जाता है। तो इस वजह से हाइड्रस कंडीशन या वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर द नॉर्मल बायोलॉजिकल ह्यूमन बीइंग, बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए और नॉर्मल जो फंक्शंस चल रहे हैं उनके लिए। क्योंकि एंजाइम्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है दैट इज वाटर, पीएच एंड टेम्परेचर। अगर एंजाइम्स को वाटर या पीएच या टेम्परेचर में से कोई भी एक चीज नहीं मिली, तो वो सही से काम नहीं करेगी। क्वेश्चन 10, what modification is done in the Ti plasmid of Agrobacterium tumefaciens to convert it into a cloning vector? जो Agrobacterium tumefaciens है, तो क्या करते हैं हम लोग टीआई प्लाज्मिड में इसके, कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशन को हम लोग नॉर्मल जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए फंक्शन है उसमें यूज करने लगते हैं। जो टीआई प्लाज्मिड होता है दैट इज ट्यूमर प्लाज्मिड। टीआई इज क्लोनिंग फॉर ट्यूमर। तो अगर हम लोग एग्रोबैक्टीरियम के टीआई प्लाज्मिड से वो ट्यूमर वाला फैक्टर हटा देते हैं और नॉर्मल क्लोनिंग फैक्टर को रखते हैं, तो जब वो रेप्लिकेट करेगा तो बहुत सारा प्रोजेनी मिलेगा। और ये तो बहुत हेल्पफुल है। जब हम लोगों को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इस चीज को यूज करना पड़ेगा, तो जितना ज्यादा इसका कैपेसिटी होगा कॉपी बनाने का, उतना ज्यादा यील्ड होगा। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिएंस का कॉपी बनाने का जो कॉपी बनाने के लिए जो इसके पास जीन है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये ट्यूमर कॉज करता है। तो हम लोग उस पोर्शन को हटाकर एक नॉर्मल जीन डालकर इसको एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज कर देते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय जीन क्लोनिंग? जीन क्लोनिंग से क्या मतलब है? तो जीन क्लोनिंग actually involves the insertion of a gene of interest within the DNA vector। मतलब कि हम लोगों को एक जीन है और हम लोग एक वेक्टर है, हम लोग उसमें एक जीन को डाल देंगे जो हमारी चॉइस का है, और फिर उसमें क्लोनिंग हो जाएगी। जीन क्लोनिंग refers to insertion of gene of interest। वो जीन जो हमने चूज करा हो, जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, we are going to clone that gene of interest within the DNA of vector. Okay, and then these vectors are going to replicate and produce more genes। Okay? तो by gene cloning हमने एक प्लाज्मिड लिया या फिर ये जीन है एक बैक्टीरिया का। ओके,
एक डीएनए का फ्रैगमेंट, ये डीएनए का फ्रैगमेंट दिस इज डिजायर्ड बाय द ह्यूमंस। ये डीएनए फ्रैगमेंट ही हमको चाहिए कि ये बार बार रेप्लिकेट करे और फिर इसका जो बाय प्रोडक्ट होगा, जो प्रोटीन्स होगा, वो हम लोग यूज करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए में। तो जो नया वेक्टर फॉर्म, जो नया डीएनए फॉर्म होगा, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, और इससे ही हम लोग जीन क्लोनिंग बोलेंगे। So, by definition, what gene cloning is? Gene cloning refers to the insertion of gene of interest within the DNA of the vector. एक वेक्टर डीएनए के अंदर जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको डालना और फिर उसका रेप्लिकेशन होना, दैट इज जीन क्लोनिंग। क्वेश्चन 2. Both a winemaker and a molecular biologist that had developed a recombinant vaccine claim to be biotechnologists. Who, in your opinion, is correct? Okay. एक वाइन मेकर ने भी और एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट है, उसने भी रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन डेवलप रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, उन दोनों ने एक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन डेवलप करी। तो हु इन योर ओपिनियन इज करेक्ट? कौन है जो आपके ओपिनियन में करेक्ट होगा? बाय मेकिंग ईस्ट, जो ईस्ट सेल CO2 का प्रोडक्शन कर रहा था, ओके, ईस्ट सेल जो CO2 का प्रोडक्शन करता है, तो वो भी एक डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज हो सकता है। और जो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है जो कि प्रॉपर आरडीएनए टेक्नोलॉजी यूज करके एक वैक्सीन का प्रोडक्शन करते हैं, वो भी सही हो सकते हैं। तो इन दोनों में से बेटर ऑप्शन क्या रहेगा? बेटर ऑप्शन जैसा इसमें कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि जो नेचुरल तरीका है, तो जो नेचुरल प्रोसेस है, दैट इज बाय वाइन मेकिंग। वाइन मेकिंग में जो ईस्ट है, जो माल्ट है, शुगर है, दैट इज कन्वर्टेड टू इथेनॉल प्लस CO2, and this is the process of natural biotechnology, whereas rDNA technology rDNA technology uses plasmid vector with recombinant DNA and then produces vaccine. So first one is using natural method and the second one is using technical methods. तो दोनों ही सही हैं, no one is wrong. Okay, question 4. A restriction enzyme that are used in the construction of recombinant DNA are endonucleases which cut the DNA at specific recognition sequence. What would be the disadvantage if they do not cut the DNA at specific recognition sequence? Restriction enzymes, जो restriction enzymes होते हैं, they are produced by bacteria. First of all, restriction enzymes are produced by normal bacteria. और for what purpose क्यों प्रोड्यूस करा जा रहा है? ताकि जब बैक्टीरिया को कोई भी बैक्टीरियोफेज आकर उस पर एक्ट करे और बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए बैक्टीरिया को दे दे, ठीक, और जो बैक्टीरिया का डीएनए है उसके साथ मिलकर ये बैक्टीरियोफेज का डीएनए मल्टीप्लाई करने लगे। मल्टीप्लिकेशन अकर्स। जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो बैक्टीरिया का डीएनए विथ बैक्टीरियोफेज का डीएनए दोनों मल्टीप्लाई करता है। जब ट्रांसलेशन होता है तो बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन भी बनता है, बट बाय असेंबलिंग द प्रोटीन एक प्रॉपर बैक्टीरियोफेज बनने लगता है। तो दैट बैक्टीरियोफेज व्हिच इज फॉर्म्ड इनसाइड द सेल, इस सेल के अंदर बैक्टीरियोफेज बनने लगेगा, बहुत सारा बैक्टीरियोफेज, क्योंकि जैसे ही सेल, जो बैक्टीरियल सेल है, वो अपना प्रोटीन का रेप्लिकेशन करेगा, वैसे ही नॉर्मल बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन का भी होने लगेगा। और जब वो प्रोटीन असेंबल हो जाएंगे तो बैक्टीरियोफेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, एंड बाय दिस प्रोसेस सेल लाइसिस अकर्स। जो बैक्टीरिया का सेल है वो टूट जाता है, सेल लाइसिस अकर्स, और ये बैक्टीरियोफेज बाहर आ जाएंगे, ठीक। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द सेल डेथ,
बाय बैक्टीरिया क्या होता है कि एंडोन्यूक्लियस बनने लगते हैं. एंडोन्यूक्लियस आर प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया इटसेल्फ एज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म. कैसे? जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए आएगा उस पर एंडोन्यूक्लियस एक्ट करेंगे और एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में एक्ट करेंगे और उसको तोड़ देंगे, जिस वजह से जो एंडोन्यूक्लियस हैं वो बैकबोन पे एक्ट करके एक स्पेसिफिक पोर्शन पे दो फ्रैगमेंट में तोड़ देंगे, जिसकी वजह से बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेशन स्टॉप्स. अब जब बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा तो फिर सेल लाइसिस नहीं होगा और बैक्टीरिया अपने आप को बचा लेगा. सो एंडोन्यूक्लियस आर प्रोड्यूस्ड एज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म in order to protect themselves from the bacteriophages. The question is asking कि restriction enzymes that are used in construction of a recombinant DNA are endonucleases which cut the DNA at specific recognition sequence. और क्योंकि एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस पर एक्ट करते हैं तभी ये बैक्टीरियोफेज का लाइसिस करवा पाते हैं. अगर ये एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस पर एक्ट ना करते होते, मतलब कि ये कहीं पर भी किसी डीएनए पर यहाँ पर एक्ट करेंगे और किसी डीएनए पर किसी और साइड पर एक्ट करेंगे, तो इनका यूज ही नहीं रहता. जो स्पेसिफिक यूज है एंडोन्यूक्लियस का वो इस वजह से है बिकॉज दे एक्ट ऑन द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस. पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस पर एक्ट करते हैं एंडोन्यूक्लियस और स्टिकी एंड्स बनाते हैं. पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होता है? जो डीएनए है उसमें कुछ सीक्वेंस ऐसे होंगे जो इधर से जब हम उनको रीड करेंगे तो भी सेम होंगे और इधर से रीड करेंगे तो भी सेम होंगे. तो जब एंडोन्यूक्लियस ऐसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर एक्ट करते हैं तो वो स्टिकी एंड्स बनाते हैं. सम एंड्स लाइक दीज. जैसे ही इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो ये वापस से स्टिक हो जाएंगे. अगर एंडोन्यूक्लियस एक स्पेसिफिक साइट पर ना एक्ट करके किसी भी अनयूजुअल साइट पर एक्ट करते होते तो स्टिकी एंड्स नहीं बनते, और जब से स्टिकी एंड्स नहीं बनते तो वापस से सेल का जो सेल लाइगेट हो जाते थे अपने आप से बाय हाइड्रोफिलिक बॉन्ड्स वो नहीं हो पाएंगे, और जिसकी वजह से इनका कोई यूज ही नहीं रहेगा. जैसे हम लोग एक्सोन्यूक्लियस को यूज नहीं कर सकते क्योंकि दे रिमूव न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस फ्रॉम द एंड्स, वो एक एक न्यूक्लियोटाइड को हटा देते हैं. वैसे ही अगर एंडोन्यूक्लियस बीच से किसी भी अनयूजुअल बीच पार्ट से हटा देंगे तो जो डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं वो बहुत ही इरेगुलर बनेंगी और वो फिर अटैच भी नहीं होंगी, जिस वजह से हम लोग एंडोन्यूक्लियस को यूज भी नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड कि वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पर एक्ट करें, ताकि जब हम एक सेल जब हम एक डीएनए को, जैसे कि क्लोनिंग वेक्टर है जो प्लाज्मिड है उस पर जिस एक पॉइंट पर एंडोन्यूक्लियस एक्ट करता है दैट इज एग्जैक्टली द सेम. अगर एंडोन्यूक्लियस यहाँ पर एक्ट कर रहा है और इसका GATA-C मानते हैं अगर, तो जो नॉर्मल डीएनए है उसका सीक्वेंस भी GATA-C ही होगा, जिसकी वजह से जब ये प्लाज्मिड अटैच करेगा इस डीएनए से तो स्टिकी एंड की वजह से बहुत इजीली जुड़ जाएगा, जिस वजह से हम लोग इसको बहुत इजीली यूज कर पाएंगे. क्वेश्चन 5. A plasmid DNA and a linear DNA both are of the same size, have one site of a restriction endonucleus. When cut and separated on agarose electrophoresis, plasmid shows one DNA band while linear DNA shows two fragments. Okay. एक प्लाज्मिड है, ओके, एंड देयर इज अ डीएनए. दे आर सेइंग कि इन्होंने कट करा बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम. ठीक, तो जो प्लाज्मिड डीएनए था दैट कम्स आउट टू बी अ सिंगल स्ट्रेट लाइन, एंड जो नॉर्मल डीएनए था वो दो फ्रैगमेंट में मिला. एंड व्हाई डज दैट हैपन? क्यों हुआ ऐसे? क्योंकि जो एंडोन्यूक्लियस हैं दे आर वेरी साइट स्पेसिफिक.
कोई एक साइट होगी जहां पर प्लाज्मिड पर एंडोन्यूक्लियस ने एक्ट करा होगा, और कोई एक साइट होगी जहां पर एंडोन्यूक्लियस ने डीएनए के ऊपर एक्ट करा होगा। तो जब इस साइट पर एक्ट करा एंडोन्यूक्लियस ने, तो ये जो प्लाज्मिड था वो ओपन हो गया, और जब वो ओपन हुआ तो एक सिंगल स्ट्रेट डीएनए मिला। देयर एज जब ये नॉर्मल ह्यूमन डीएनए पे एंडोन्यूक्लियस ने एक्ट करा, तो एक और दो फ्रैगमेंट्स मिले। क्यों मिले? क्योंकि एंडोन्यूक्लियस ने कहीं बीच पर एक्ट करा। नॉर्मल डीएनए फ्रैगमेंट में एंडोन्यूक्लियस एक्ट समवेयर इन बिटवीन, यहाँ पर उसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिला होगा। तो जब उसने बीच में एक्ट करा तो दो छोटे छोटे हम लोगों को डीएनए फ्रैगमेंट्स मिले ऑन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। दिस इज द मेन रीजन। क्वेश्चन 6, हाउ डज वन विजुअलाइज डीएनए ऑन एन एगरोस जेल? जब हम लोग एगरोस जेल यूज करते हैं, एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो ये वेल्स होते हैं, इनमें हम लोग डीएनए को लोड करते हैं, डीएनए फ्रैगमेंट्स, और ये एनोड होता है। डीएनए फ्रैगमेंट्स अपने साइज के अकॉर्डिंगली, बड़े वाले डीएनए फ्रैगमेंट्स दे स्टे नियर द वेल, और छोटे वाले डीएनए फ्रैगमेंट्स एनोड के पास पहुंच जाते हैं। क्योंकि चार्ज स्पेसिफिसिटी भी है, और दूसरा कि उनका साइज स्पेसिफिसिटी भी है, कि जितना ज्यादा चार्ज होगा और नेगेटिव चार्ज होगा वो एनोड के पास जाएंगे, और जितना छोटा साइज होगा वो उतना जल्दी जेल को क्रॉस करके एनोड के पास पहुंच जाएंगे। अब इसको विजुअलाइज कैसे करेंगे? इसको विजुअलाइज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं यूवी रेज। यूवी रेज का यूज करेंगे और इसको फिर विजुअलाइज करेंगे। क्वेश्चन 7, plasmid without a selective marker was chosen a vector as vector for cloning a gene. How does this affect the experiment? तो प्लाज्मिड विदाउट अ सिलेक्टेबल मार्कर, एक प्लाज्मिड है जिसमें सिलेक्टेबल मार्कर नहीं है, उसको हम लोग ने क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज कर लिया है। तो एक्सपेरिमेंट को कैसे अफेक्ट करेगा? एक प्लाज्मिड में स्पेसिफिक जीन्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम लोग सिलेक्टेबल मार्कर बोलते हैं। सिलेक्टेबल मार्कर कोई भी जीन हो सकता है, जैसे कि एंटी माइक्रोबियल जीन, या कोई भी ऐसा जीन जैसे स्ट्रेप्टोकोकल या क्लोरमफेनिकोल। कुछ प्लाज्मिड्स के ऊपर कुछ स्पेसिफिक जीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनसे कि हम लोग उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। जब हम लोग सिलेक्शन करेंगे कि कौन सा प्लाज्मिड क्लोन हुआ है और कौन सा नहीं हुआ है, तो उसको सिलेक्ट करने में एक मार्कर की हेल्प लगती है, जिससे हम लोग जब उस मीडिया में जिसमें प्लाज्मिड ग्रो कर रहा था उस मीडिया में मान लेते हैं क्लोरमफेनिकोल रेजिस्टेंस जीन्स एक प्लाज्मिड में प्रेजेंट था, एंड इफ वी पुट दैट मीडिया ऑन अ क्लोरमफेनिकोल, तो जो वेक्टर्स या जो प्लाज्मिड क्लोन नहीं हुए होंगे उनमें क्लोरमफेनिकोल रेजिस्टेंस प्रेजेंट ही नहीं होगा, और जब क्लोरमफेनिकोल रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं होगा तो वो उनका डेथ हो जाएगा। लेकिन जिनमें क्लोरमफेनिकोल रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा, यानी कि क्लोनिंग वेक्टर, जब उनमें क्लोरमफेनिकोल डालेंगे तो वो ग्रो करेंगे, तो उनका सेल लाइसिस नहीं होगा, वो ग्रो करेंगे, जिस वजह से हम लोग सिलेक्टिवली निकाल लेंगे कि ये वाले क्लोनिंग वेक्टर्स हैं और ये वाले क्लोनिंग नहीं है। ठीक है? तो इन एब्सेंस ऑफ a selective marker, it would become difficult to distinguish between transformed and non-transformed cells या प्लाज्मिड्स। ठीक है? जिसकी वजह से सिलेक्टिव मार्कर का होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम लोग डिटेक्ट तो कर सके कि कौन सा जीन किसमें क्लोनिंग वेक्टर गया या किसमें नहीं गया, किसमें क्लोनिंग हुई या नहीं हुई। क्वेश्चन 8, a mixture of fragmented DNA was electrophorosed in an agarose gel.
After staining the gel with ethidium bromide, no DNA bands were observed. What could be the reason? क्या ऐसा हो सकता है कि जब हम लोग ने डीएनए जब हम लोग ने इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस करा और हम लोग ने इथिडियम ब्रोमाइड से उसको स्टेन करा, लेकिन हमको फिर भी डीएनए फ्रैगमेंट्स नहीं दिख रहे हैं। द प्रोसेस इज कि आप जब इलेक्ट्रोफोरेसिस में सेल्स में डीएनए को लोड करेंगे और फिर उसके बाद डीएनए अपने साइज के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएंगे एनोड के पास। फिर इनको इथिडियम ब्रोमाइड, दिस एग्रोस जेल प्लेट, उसको इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करा जाता है और उसके बाद हम लोगों को यूवी रेज के अंदर इसको देखना होता है। लेकिन क्वेश्चन में यूवी रेज नहीं लिखा है। नो बैंड्स वर ऑब्जर्व्ड। A mixture of fragmented DNA was electrophoresed in an agarose gel. After staining the gel with ethidium bromide, उन्होंने स्टेन करा, जो फर्स्ट स्टेप था इलेक्ट्रोफोरेसिस का। इलेक्ट्रोफोरेसिस हम लोग ने डीएनए फ्रैगमेंट्स को वेल में डाला। ओके, सेकेंड स्टेप हम लोग ने एगरोस जेल के ऊपर डीएनए फ्रैगमेंट्स को देखा, फिर हम लोग ने इथिडियम ब्रोमाइड से उसको स्टेन करा या इम्प्रेग्नेट करा। अब जो लास्ट स्टेप होता है दैट इज यूवी रेडिएशन। हम लोगों को इसके बाद यूवी रेडिएशन में देखना होता है। यूवी रेडिएशन इज अ प्री रिक्वेस्ट कि हम लोग जो बैंड्स हैं उनको क्लियरली विजुअलाइज कर पाए, लेकिन इस क्वेश्चन में यूवी रेडिएशन नहीं दिया, तो जो नॉर्मल लाइट है उसमें इथिडियम ब्रोमाइड इज नॉट गोइंग टू शो फ्लोरेसेंस और हम लोगों को बहुत आसानी से बैंड्स नहीं दिखेंगे, जिस वजह से ऐसा लगेगा कि जो एक्सपेरिमेंट था दैट वाज अनसक्सेसफुल, बट इट वाजंट। वी हैव टू यूज यूवी रेडिएशन इन ऑर्डर टू विजुअलाइज द बैंड्स। ओके, क्वेश्चन 9. Describe the role of CaCl2 in the preparation of competent cells. Okay, competent cells क्या होते हैं? सबसे पहले तो हम लोगों को यही पता होना चाहिए कि competent cells होते हैं। Competent cells are those cells जहां पर कुछ ऐसे पोर्स प्रेजेंट हों इन द मेम्ब्रेन जिससे कि डीएनए फ्रैगमेंट्स इजीली अंदर जा सकें। Okay, the competent cells are those cells which can take up the foreign DNA material. Competent cells are the cells which are capable of taking up a foreign DNA fragment. And why foreign? क्योंकि obviously वो उसका खुद का DNA fragment नहीं है, that is any human DNA or another DNA fragment जो कि उसके पास आसपास लाया गया है and it is expected कि वो उसको अपने अंदर ले लेगा. But DNA fragments are hydrophilic in nature and the cell membrane is hydrophobic. तो ये hydrophilic कैसे hydrophilic DNA, how are they going to enter hydrophobic? How are they going to even cross hydrophobic cell membrane? तो it is not possible. जिसकी वजह से हम लोगों को सेल्स को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है. We have to create artificial pores inside on the cell membrane of the bacteria by which the DNA is going to enter into the cell. Okay, and these artificial pores are created by bivalent cations like Mg+2, Ca+2, and in the question they have asked कि CaCl2 का रोल क्या रहेगा. तो Ca will be performing Ca+2 और Ca+2 एक bivalent cation है जो कि सेल्स में आर्टिफिशियल स्पोर्स को क्रिएट करेगा और सेल को कॉम्पिटेंट बना देगा. एंड बाय मेकिंग कॉम्पिटेंट the cell is going to take up the artificial DNA which is present right outside it और उसको अंदर ले लेगा और फिर रेप्लिकेशन होगा और जो नॉर्मल हम लोगों को प्रोटीन्स चाहिए या हम लोगों को जो जीन्स चाहिए उनका रेप्लिकेशन होगा और एक प्रॉपर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का फॉर्मेशन हो सकता है. वैसे क्वेश्चन 10.
What would happen when one grows a recombinant bacterium in a bioreactor but forget to add forget to add an antibiotic in the medium in which the recombinant is growing? Okay. So antibiotic like chloramphenicol. We assume कि जो एंटीबायोटिक की ये बात कर रहे हैं दैट इज क्लोराम्फेनिकोल. So on a plasmid there are some genes which code for chloramphenicol. ठीक है. Okay. Chloramphenicol resistance gene. They have chloramphenicol resistance gene अपने प्लाज्मिड में. तो जब हम लोग एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन करेंगे तो वी विल सी कि हम लोग उसमें जो क्लोराम्फेनिकोल रेजिस्टेंस जीन है वो प्रेजेंट रहे, इज प्रेजेंट इन द वेक्टर, वो हमारे वेक्टर में प्रेजेंट रहे, ताकि जब ये रेप्लिकेट करे व्हेन रेप्लिकेशन अकर्स तो इसमें क्लोराम्फेनिकोल रेजिस्टेंस जीन्स प्रेजेंट रहे. अब हम लोग अगर एंटीबायोटिक डालेंगे तो कुछ प्लाज्मिड ऐसे होंगे जिसमें क्लोराम्फेनिकोल रेजिस्टेंस जीन्स प्रेजेंट नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिसमें प्रेजेंट है. तो जब क्लोराम्फेनिकोल ऐड करा जाएगा तो जो प्लाज्मिड्स which lack chloramphenicol resistance gene they will die. उनमें जीन रेजिस्टेंस के लिए जीन ही नहीं है, तो जब वो रेजिस्ट ही नहीं कर पाएंगे तो दे विल डाई और लाइसिस हो जाएगा डीएनए का. बट द प्लाज्मिड्स which have chloramphenicol resistance gene they will thrive, वो ग्रो करेंगे obviously because they are resistant to chloramphenicol. And this method is very important in order to differentiate between the recombinant DNA, either transformed DNA or normal DNA. We assume that the bacterial vector या plasmid जो क्लोन नहीं करा था, that does not have chloramphenicol resistance gene, and cloned जो प्लाज्मिड वेक्टर है उसमें chloramphenicol resistance gene present है. तो when antibiotic is added, जिसमें जीन प्रेजेंट नहीं था उसका लाइसिस हो गया और जिसमें प्रेजेंट था वो ग्रो करने लगे. एंड बाय दिस प्रोसेस एक ट्रांसफॉर्म्ड और अनट्रांसफॉर्म्ड वाले के बीच में डिफरेंस क्रिएट हुआ, और जो ट्रांसफॉर्म हुए वो ग्रो करे और जो नहीं हुए उनका डेथ हो गया. बट इफ वी फॉरगेट टू ऐड एंटीबायोटिक तो क्या प्रॉब्लम आएगी? इफ वी फॉरगेट टू ऐड एंटीबायोटिक द प्रॉब्लम व्हिच विल अकर इज दैट वी विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, between the DNA which has cloned itself or the DNA which is from the bacteria. Obviously, bacterial cells do have their own DNA and it replicates. So when it replicates, it also replicates the cloning vector also. तो दोनों ही replicate करते हैं. अगर हम लोग एंटीबायोटिक नहीं डालेंगे तो दोनों ही रेप्लिकेट करेंगे. तो जब हम लोगों को एक्सट्रैक्ट करना होगा कि जो हमने डीएनए डाला था वो हम वापस ले लें तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो वाला जो नॉर्मल प्लाज्मिड था दैट आल्सो रेप्लिकेटेड एंड द वन व्हिच वाज रिकॉम्बिनेंट दैट आल्सो रेप्लिकेटेड. तो डिफरेंस करने के लिए कुछ चीज ही नहीं बची, इसकी वजह से इट विल बी अ वेस्ट, पूरा प्रोसेस ही वेस्ट हो गया. क्वेश्चन 11. Identify the steps A, B, C in the PCR diagram and PCR diagram given below. So A, B, C. A process is the process of denaturation, B annealing, and C is extension. Denaturation जैसा कि इसमें हीट लिखा है, और जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था दैट वाज कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए. ओके, तो हीट से डीनेचर होता है डीएनए. तो फर्स्ट वन विल बी डीनेचरेशन. सेकंड दैट इज बी प्राइमर्स अटैच हो रहे हैं. द कोडेड प्राइमर्स जो आर्टिफिशियल प्राइमर्स है उनको डाला गया और एनील करा गया, अटैच करा गया, दैट इज एनीलिंग. एंड देन एक्सटेंशन. उन प्राइमर्स को एक्सटेंड करने के लिए टाक पॉलीमरेज का यूज करते हैं. एंड बाय द हेल्प ऑफ टाक पॉलीमरेज वो जो छोटे छोटे
जो प्राइमर्स थे वो पूरा दे पॉलीमराइज और वो पूरे डीएनए फ्रैगमेंट को कवर कर लेंगे एंड देन एम्प्लीफिकेशन स्टार्ट्स, रेप्लिकेशन स्टार्ट और एक बहुत सारे क्लोन्स मिलेंगे उस पर्टिकुलर डीएनए फ्रैगमेंट के। क्वेश्चन 12, नेम द रीजन्स मार्क्ड A, B and C. A, B and C. This is actually a diagram of इको कार्बन जिसमें कि PBr32 प्लाज्मिड हम लोग देखते हैं और इसमें बताना होगा कि जो प्लाज्मिड है उसके पोर्शन कौन कौन से हैं। तो A, B और C. A will be BAMH1 and B is going to be PSP1 and C is ampicillin resistance gene. C is ampicillin resistance gene, A is BAMH1 and B is PST1. Long answer type questions. Question 1. For selection of recombinant, insertional inactivation of antibiotic marker has been superseded by insertional inactivation of a marker gene. Okay, insertional inactivation of the antibiotic marker has been superseded by insertional inactivation of marker gene coding for chromogenic substrate. Give reasons. क्यों करा गया है कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर दिया गया है एंटीबायोटिक मार्किंग का जो मार्क करते हैं और जो कलर प्रोड्यूस करते हैं उनका। इंसर्शनल inactivation of antibiotic marker gene requires simultaneous plating of two cultures. जब हम लोग एंटीबायोटिक मार्कर जीन का इनएक्टिवेशन करते हैं तो हमें दो कल्चर्स की जरूरत पड़ती है, एक में जिसमें हम लोग एंटीबायोटिक डालेंगे और एक में जिसमें एंटीबायोटिक नहीं डालेंगे, ताकि हम लोग देख पाए कि कौन सी कॉलोनीज ट्रांसफॉर्म हुई और कौन सी कॉलोनीज ट्रांसफॉर्म नहीं हुई। और जिसकी वजह से क्या होगा कि प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो जाएगा। अब जो कॉलोनीज ट्रांसफॉर्म हुई उनको उस प्लेट से उठाकर दूसरे प्लेट में डालना और फिर उनको दोबारा से उनका ग्रोथ कराना इज अ कम्बरसम प्रोसेस, टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम लोग क्रोमोजेनिक सब्सटेंस को इनएक्टिवेट कर दें, मतलब कि क्रोमोजेनिक सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है और वो कलर प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूसेस कलर। ठीक, if we inactivate chromogenic substance, chromogenic substance coding gene, तो क्या प्रॉब्लम आएगी या क्या बेनिफिट रहेगा? जब हम लोग इनएक्टिवेट कर देंगे क्रोमोजेनिक कोडिंग जीन को तो जो कॉलोनीज ट्रांसफॉर्म हो गई होंगी उनमें तो क्रोमोजेनिक जीन इनएक्टिवेटेड रहेगा और क्या होगा कि वो कलर प्रोड्यूस नहीं करेंगी, वेयर एज द कॉलोनीज विच आर नॉट ट्रांसफॉर्म, विच आर द एक्चुअल बैक्टीरियल कॉलोनीज, वो ट्रांसफॉर्म नहीं है, जिसका मतलब कि वो कलर प्रोड्यूस करेंगे। एंड बाय दिस मेथड वी कैन इजीली, वेरी इजीली सेग्रीगेट कि कौन सी कॉलोनीज जो थी वो ट्रांसफॉर्म हुई और कौन सी कॉलोनीज ट्रांसफॉर्म नहीं हुई। ठीक है, तो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस का साइलेंसिंग इज वेरी इजीली, जिससे कि हम लोग देख सकें कि कौन सी कॉलोनीज का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और कौन सी का नहीं हुआ। डिस्क्राइब रोल ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशंस in transforming plant cells. Agrobacterium tumefaciens is how helpful in the transforming of a plant cell. कैसे? जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस था उसमें टीआई प्लाज्मा प्रेजेंट होता है एंड बाय द हेल्प ऑफ दिस द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस infects मेनली डाइपॉड्स और ये मेनली डाइपॉड को इन्फेक्ट करेगा। देन tumor fusion occurs
जिसकी वजह से प्लांट सेल के अंदर जब ये प्लाज्मिड जाएगा तो ये अपना ट्यूमर सेल अपना जो ट्यूमर सेल है उसके हेल्प से जो प्लांट के सेल का डीएनए है उससे बाइंड कर जाएगा। और जब इससे बाइंड करेगा तो रेप्लिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा कि रेप्लिकेशन इंक्रीजेस मैनी फोल्ड्स, बहुत ज्यादा रेप्लिकेशन बढ़ जाएगा। एंड बाय दिस मेथड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशंस ये क्या करेगा, जब ये अपना टीआर प्लाज्मिड बैक्टीरिया के प्लांट सेल के अंदर डालेगा और इसके वजह से बहुत ज्यादा रेप्लिकेशन होने लगेगा, तो जो जो टीआर प्लाज्मिड है वो रेप्लिकेट होने के बाद और सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे। जब और सेल्स इन्फेक्ट होंगे तो एक तरीके का ट्यूमर बन जाएगा, जिसकी वजह से ट्यूमर का फॉर्मेशन होने से डेथ ऑफ प्लांट पर डेथ हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड, illustrate the design of a bioreactor, highlight the difference between the flask in a laboratory and a bioreactor which allows cells to grow in continuous culture system. The first and the foremost thing is कि जो फ्लास्क लेबोरेटरी में होते हैं, जो फ्लास्क हम लोग लेबोरेटरी में यूज करते हैं उसमें कांस्टेंट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज एब्सेंट। जो बैक्टीरिया है इट रिक्वायर्स कांस्टेंट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जिसकी वजह से जो लेबोरेटरी फ्लास्क होते हैं उनमें कांस्टेंट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स ना होने की वजह से एक पर्टिकुलर टाइम तक ही बैक्टीरिया ग्रोथ होती है। टाइम तक ग्रोथ करने के बाद बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट यूज के बाद उनकी ग्रोथ बायोरिएक्टर बायोरिएक्टर एक एजिटेटिंग सिस्टम प्रेजेंट होता है जो पूरा टाइम एजिटेट करता है। एक फीड पंप प्रेजेंट होता है, फीडिंग पंप, जिसके थ्रू मीडियम को पुट करा जाता है और इसी मीडियम के पुट करने की वजह से कांस्टेंट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स ये सब बैक्टीरिया को मिलती है। Then sensor probes are present and thermal jackets. पूरा bioreactor is protected by thermal jacket, reactor tank, and there is also submerged aerator. And by the presence of submerged aerator, constantly air का सप्लाई हो रहा है। जब constantly air का सप्लाई होगा और न्यूट्रिएंट का सप्लाई होगा by feeding pump, तो जो बैक्टीरिया है उसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, एक ऑप्टिमम मीडियम मिलेगा जिसमें कि वो सबसे बेस्ट ग्रो कर सकेगा। एंड एन एफ्लुएंट इज प्रेजेंट जिसके थ्रू बैक्टीरिया को उस स्टर टैंक रिएक्टर से एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे। एंड बाय दिस वी सी कि बायोरिएक्टर्स में एक कांस्टेंट सप्लाई है ऑक्सीजन की थ्रू सबमर्ज्ड एरेटर एंड फीडिंग पंप से मिनरल्स और न्यूट्रिशंस की। वेयर एज इन अ फ्लास्क जो हम लोग यूज करते हैं नॉर्मल लैबोरेटरीज में, इट डज नॉट हैव एनी ऑफ सच थिंग। उसमें कोई भी एरेटर प्रेजेंट नहीं है, कांस्टेंट सप्लाई मिनरल्स की न्यूट्रिशंस की नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ इज वेरी लिमिटेड बैक्टीरियल ग्रोथ। और जिसकी वजह से हम लोग जो फ्लास्क है, जो लैबोरेटरी फ्लास्क है, उसको एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस में नहीं यूज कर सकते। इट कैन ओनली बी used in laboratory for experimental processes. Thank you so much.